गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो चलिए, क्या सभी लोग तैयार हैं आज के फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन के लिए? तो यस माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट चल रही है हमारी फर्स्ट, जिस यूनिट का नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट, और डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ओके माय डियर स्टूडेंट, और इस लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेंथम के क्लासिफिकेशन के, आइसर के क्लासिफिकेशन के बारे में, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन देखेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है, किसने इस सिस्टम को दिया। तो इन सारी बातों को हम लोग यहां पर करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। बहुत सारे बच्चे यहां पर नए होंगे। यस, तो जो बच्चे मेरे रेगुलर सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं और मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं अगर उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, DNCMI यहां पर टाइप करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। इस पे आप देखिए ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। यस, इसको डाउनलोड करिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है माय डियर स्टूडेंट, इस पर भी डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7237841191। सेकंड मोबाइल नंबर भी है, अगर ये नंबर काम नहीं कर रहा है तो इस पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है माय डियर स्टूडेंट कि आप यहां से भी मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन, यहां से भी आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं और लाइव सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, आपको DNCMI टाइप करना है, यहाँ पर मेरी ये इमेज आ जाएगी जिससे आप हमारे चैनल को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक 18,000 से ज्यादा बच्चे पूरे इंडिया से हमको ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए, अब है आपका नंबर, अगर करना है आपको नीट क्लियर तो ज्वाइन करिए DNCMI। यस, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल सेशन को। लेकिन सबसे पहले लेते हैं अपने लिए एक ब्रेन डाइट। जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए डाइट होती है, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन को भी टाइम टू टाइम डाइट चाहिए। अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं डाली तो निश्चित रूप से बहुत सारी निगेटिविटी आपके माइंड में आ जाएगी। चलिए, अपने आप को ट्रैक में बनाए रखने के लिए, अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए देखते हैं आज का एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट। यस, और इस थॉट को दिया है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। यस, आप जानते हैं कितनी फेमस शख्सियत थी, इनका क्या कहना था, वी आर व्हाट आवर थॉट। हम जो भी हैं वो अपने विचारों की वजह से हैं। हैव मेड अस, जो भी हम सोचते हैं और जो भी हमारे विचार हैं वही विचार हमको बनाते हैं। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। तो हमेशा अलर्ट रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो लाइफ में निगेटिविटी आएगी। इसलिए बी अवेयर व्हेन यू आर थिंकिंग। वर्ड्स आर सेकेंडरी, जो हम शब्द बोलते हैं वो क्या है, सेकेंडरी हैं। थॉट्स लाइव दे ट्रेवल फॉर, और जो भी हम विचार करते हैं माय डियर स्टूडेंट वो हमेशा जीवंत हो जाते हैं। इसलिए आपको जैसा बनना है वैसा सोचें। यस, जिसके जैसा बनना है उसके बारे में स्टडी करें और उसको फॉलो अप करें तो आपके जीवन में जरूर सफलता होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इस बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। यस, जैसे कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं माय डियर स्टूडेंट कि जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 8 है, लेकिन जो लेक्चर नंबर 7 था इसमें हम लोग ने क्या क्या स्टडी की थी इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में देखा था, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट है, अरस्तु के बारे में हम लोग ने बात करी थी। यस, थियोफ्रास्टस के बारे में बात करी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरोलस लिनियस के बारे में बात करी थी माय डियर स्टूडेंट, एंड अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात करी थी। तो इन चारों साइंटिस्ट के बारे में हम लोग ने काफी बात करी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो था हमारा लेक्चर नंबर 7। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 8 को। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, टुडे सेशन क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेंथम के क्लासिफिकेशन की, फिर हम बात करेंगे आइसर के क्लासिफिकेशन की,
फिर हम बात करेंगे ओस्वाल्ड टिकवर्थ की क्लासिफिकेशन की, और लास्टली हम देखेंगे व्हाट इज द ट्राइनोमियल सिस्टम। एक्चुअली बेंथम अगर पूरा बोलेंगे तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। तो चलिए इसी फर्स्ट क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से। एक्चुअली बेंथम का फुल जो नाम है, फुल नेम क्या है, जॉर्ज बेंथम है, एंड जो हुकर का फुल नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर। यस, तो इसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन साल्ट में। लेकिन आप देख रहे हैं बेंथम का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी बेंथम का फुल नाम क्या है, जॉर्ज बेंथम, एंड हुकर का फुल नाम क्या है, जोसेफ डाल्टन हुकर। चलिए सबसे पहले अगर हम दोनों के बारे में सॉरी खांसी आ रही थोड़ी सी, अगर हम बेंथम एंड हुकर के बारे में बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड है। और आपको पता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, लंदन में है। तो उस बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड है। और ये दोनों बंदे या दोनों साइंटिस्ट हम कह ले साइंटिस्ट वर्किंग इन बॉटनिकल गार्डन आर नोन एज क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर गार्डन का कीपर होता है, उसका रख रखाव करने वाला होता है, कस्टोडियन होता है। यस, या जिसको म्यूजियम का कस्टोडियन बोलते हैं। तो एक तरीके से जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन था वहां पर ये एक कीपर की तरह काम कर रहे थे दोनों। तो अब जब कोई बंदे आपको पता है पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट स्पीसीज होगी, डिफरेंट प्लांट्स है वहां पर। तो बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पर आइडेंटिफाई किया, देखा, बहुत सारी एनालिसिस करी, उसके आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन भी दिया। यस, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और देखते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरा प्लांटेरम, और ये बुक का टाइम है 1862 टू 1883 के बीच में। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था जिसका नाम है जनरा प्लांटेरम। तो माय डियर स्टूडेंट, इस बुक के बारे में किसने लिखा है, क्वेश्चंस आ चुका है, और आने वाले समय में आप जानते हैं नीट में कई क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यस, इस बुक में बेंथम एंड हुकर इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, गेव द बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था ऑफ स्पर्मेटोफाइट का। स्पर्मेटोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनको बोलते हैं प्लांट्स विद सीड्स। सीड्स वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। तो इन्होंने क्या किया था, जॉर्ज एंड बेंथम एंड हुकर ने इन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था सीड वाले प्लांट्स के लिए। ये क्लासिफिकेशन कैसा था, किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर क्लासिफाइड किया, इन सभी को हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहां पर टोटल हम लोग ने 4 पॉइंट्स देखे। पहला, ये दोनों रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड थे। सेकंड, वहां पर ये एक कीपर और कस्टोडियन की तरह वर्क कर रहे थे। तीसरा, इन्होंने जनरा प्लांटेरम बुक को लिखा। और चौथा, ये जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। इन्हीं के बारे में अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, मतलब जो सीड प्लांट्स हैं, इन सीड प्लांट्स को टोटल 202 फैमिलीज में डिवाइड किया। हाउ मेनी फैमिलीज, 202, मतलब 202 फैमिलीज में। किस तरीके से डिवाइड किया इन्होंने क्या किया कि लगभग 165 फैमिलीज बनाई किसकी, डाइकोटिलिडनी की। डाइकोटिलिडनी आप जानते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिसकी एम्ब्रियोनिक लीफ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यस, अगर 2 एम्ब्रियोनिक लीफ है तो डाइकोटिलिडन्स, अगर सिंगल है तो मोनोकोटिलिडन्स। तो इन्होंने 165 फैमिलीज बनाई किसकी, डाइकोटिलिडनी की। सेकंड, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने 3 फैमिलीज में रखा, जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज इन्होंने बनाई। और मोनोकोटिलिडनी में कि इन्होंने 34 फैमिलीज बनाई। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे 165 प्लस 3 फैमिली प्लस 34, तो जो तीनों का जोड़ आएगा वो आएगा 202 फैमिलीज।
यस, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये वो फैमिलीज के नंबर हैं जो इन्होंने बनाए। तो डाइकोटिलिडनस के लिए कितना 165, जिम्नोस्पर्म के लिए कितना 3 फैमिलीज एंड मोनोकोटिलिडनस के लिए 34 फैमिलीज। चलिए किस तरीके से आगे इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को बढ़ाया और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो चार्ल्स बेंथम एंड हुकर ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था चार्ल्स बेंथम एंड हुकर का, इसके मेरिट्स क्या हैं। यस, तो मेरिट्स में क्या है जॉर्ज बेंथम की क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स की। पहला मेरिट तो यह है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल फॉर्मल था। इसका मतलब क्या था, क्योंकि ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे, एक्चुअल ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, पर्टिकुलर प्लांट्स के उन कैरेक्टर्स को ये अच्छी तरह से देख पा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी किताबों से पढ़ के उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन किया हो, नो, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन था। इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसका नेचुरल फॉर्मल था, ये इनकी मेरिट्स थी। दूसरा, इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस्ड था, जिसको इन्होंने आधार बनाया था माय डियर स्टूडेंट, वो आधार था फ्लोरल कैरेक्टर्स। आप जानते हैं जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे आपके लीफ, रूट और स्टेम। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब फ्लावर, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर। और ये जो क्लासिफिकेशन था वाज वेरी एप्रिसिएबल, काफी तारीफ करने लायक था। लेकिन 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 फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मोस्ट स्टेबल देन वेजिटेटिव। यस, था तो, लेकिन बहुत ज्यादा ये एक्सेप्टेड नहीं था, कुछ इसमें खामियां थी। अप्रिसिएबल तो था लेकिन इसमें खामियां थी। अभी इन खामियों को हमें डिमेरिट्स में देखना है। तो अभी तो सिर्फ हम अच्छा ही देख रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, फ्लोरल कैरेक्टर बहुत स्टेबल है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, तो जो भी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरी मेरिट, थर्ड मेरिट क्या थी, ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था लेकिन नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन। लेकिन ये सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। क्यों सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर जो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, फाइलोजेनी को इन्होंने आधार प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। आधार तो इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स को बनाया, लेकिन आपको पता है कि यदि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें वहां पर फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन के कैरेक्टर्स को भी आधार बनाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। बट येट द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम्स इज बेस्ड ऑन इट बिकॉज इट इज द सिंपल वन। The main reason for its simplicity is that this classification is based on actual observation। यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन था। ये प्रॉपर अपने आई से प्रॉपर देख पा रहे थे, क्योंकि प्रॉपर ये क्यूरेटर थे, वहां पर देख पा रहे थे। बॉटनिकल गार्डन जो था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काफी समय तक वहां पर रहे, तो लगातार वो प्लांट्स पर वर्क करते रहे। इसके अलावा आप देखिए, एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट वो कर रहे थे वो हर्बेरियम्स के आधार पर भी कर रहे थे, क्योंकि वो प्लांट्स को लेते थे, उसको प्रिजर्व करते थे, उसके कैरेक्टर्स को लिखते थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और प्रॉपर इस तरीके से उन्होंने नेचुरल फॉर्मल एक क्लासिफिकेशन दे दिया। तो ये तो थी उसकी कुछ मेरिट्स। जरा अब हम उन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो डीमेरिट्स बनी, और वो कौन सी डीमेरिट्स थी इसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। यस, डीमेरिट्स क्या थी कि फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड बिकॉज इन इट। इसमें उन्होंने क्या किया, ऊपर उन्होंने डाइकॉट रखा, बीच में मोनोकॉट रखा, ऊपर डाइकॉट रखा, बीच में जिम्नोस्पर्म रखा और नीचे मोनोकॉट रखा। और आप जानते हैं ये सही इवोल्यूशन का क्रम नहीं है। यस, तो जिम्नोस्पर्म को क्या किया इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया। अभी देखिए, इसके पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर जिम्नोस्पर्म को, एक मिनट, यहां पर जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया।
जबकि इवोल्यूशन का क्रम आप जानते हैं कि इवोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आता है, फिर डाइकाट आता है, और डाइकाट के बाद क्या आता है, मोनोकाट आता है। ये है इसका जो फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशन का क्रम है। पहले क्या था, पहला जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व क्या हुए, डाइकॉट, और डाइकॉट से इवॉल्व हुए मोनोकाट। तो ये इनकी बहुत बड़ी डेमेरिट थी, जिसकी वजह से इनका ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं हो पाया। अप्रिसिएबल तो था क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, लेकिन कुछ इसकी खामियां रही हैं। मेरिट्स क्या रहे हमने देखा यहां पर प्रॉपर, यस इन पॉइंट्स में, लेकिन डीमेरिट्स बिल्कुल क्लियर है कि चूंकि फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड, इनके द्वारा नहीं कंसीडर किया गया। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डाइकॉट और मोनोकाट्स के बीच में रख दिया, जबकि जो सीक्वेंस होता है इवोल्यूशन का वो पहले होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के से इवॉल्व हुए हैं डाइकॉट, और डाइकॉट से इवॉल्व हुए हैं मोनोकाट। तो अगर इस क्रम में रख देते तो भी यहां तक सही था। तो इन्होंने भले ही फ्लोरल कैरेक्टर्स को आधार बनाया था, लेकिन इवोल्यूशन को इन्होंने आधार नहीं बनाया था। दैट इज व्हाई दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट्स को समझते हैं। यस, अब हमें देखना है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और साइंटिस्ट का नाम है A.W. आइसर। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम आइसर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आइसर ही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है। मतलब एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशन पर बेस्ड था। उन्होंने पहले उन प्लांट्स को रखा जो प्रिमिटिव थे, फिर उससे जो इवॉल्व हुए फिर उसको रखा, फिर इसके आगे रखा, फिर आगे रखा। क्लियर है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सही इवोल्यूशन का क्रम है। तो सबसे पहला जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया माय डियर स्टूडेंट, वो क्लासिफिकेशन दिया गया है A.W. आइसर के द्वारा। ये क्लासिफिकेशन जो आइसर का था बहुत लिटिल फाइलोजेनेटिक था। मतलब फाइलोजेनेटिक को इन्होंने बेस तो बनाया, लेकिन बहुत एक सिंपल। कैसे, जरा इसको समझते हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, A.W. आइसर ने, कि पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेस था, कि उन पर्टिकुलर प्लांट में सेक्स ऑर्गन विजिबल हैं या नहीं। तो वो सारे प्लांट जहां पर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं थे उनको इन्होंने रखा क्रिप्टोगैमिया में, और जिन प्लांट में सेक्स ऑर्गन विजिबल थे उनको उन्होंने रखा फेनरोगैमिया में। यस, यहां पर क्या थे, दोज प्लांट इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। तो फेनरोगैमिया क्या है, जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल है और इसमें नॉट विजिबल है। मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर सेक्स ऑर्गन आप नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर क्या किया इन्होंने, अब देखो क्रिप्टोगैमिया में इन्होंने किनको किनको रखा। तो क्रिप्टोगैमिया में इन्होंने थैलोफाइटा को रखा, ब्रायोफाइटो को रखा, और टेरिडोफाइटा को रखा। तो आप देखिए ये इवोल्यूशन का सही क्रम है। पहले थैलोटोफाइटा आए, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा इवॉल्व हुए, और ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा इवॉल्व हुए। फिर इनका ये जो फेनरोगैमिया था, इसमें इन्होंने रखा सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को, और फिर रखा इन्होंने एंजियोस्पर्म। तो अगर आप क्रम देखें माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्रम बिल्कुल आपको सही समझ में आ रहा होगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फाइनली आप देखें कि यहां पर आपको इस तरीके से इवोल्यूशन का बिल्कुल सही क्रम यहां पर दिख रहा है। यस, तो ये पहला प्रयास था A.W. आइसर का, जिन्होंने सबसे पहले एक लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को देने की कोशिश करी है। इस क्लासिफिकेशन ने आइसर क्लासिफाइड प्लांट किंगडम टू 5 डिविजन्स एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने 5 डिविजन्स दे दिया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इन पांचों को ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने सही अरेंज भी किया था। तो ये शुरुआत थी एक लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, लेकिन आपको पता है जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो किसका है, और उसी के बाद आगे हम लोग करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बात करेंगे ओसवाल्ड टिप्पो की। और आपको पता है
आज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड अगर किसी का क्लासिफिकेशन है तो वो ओसवाल्ड टिप्पो का है। इन्होंने सबसे पहले सबसे बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है किसका? प्लांट किंगडम का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस क्लासिफिकेशन कैसा क्लासिफिकेशन था? कंप्लीट क्लासिफिकेशन था, प्लांट किंगडम था। इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया है उसकी हम बात करेंगे, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है बुक्स के लिए और स्टडी करने के लिए, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। चलिए जरा हम यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने क्लासिफाई किया। पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो है या नहीं है। चलिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जो दो सब किंगडम किए, एक सब किंगडम था थैलोफाइटा और दूसरा सब किंगडम था एम्ब्रियोफाइटा। जैसे एम्ब्रियोफाइटा से आपको बिल्कुल क्लियर है, फाइटा वर्ड आता है प्लांट से, तो ऐसे प्लांट जहां पर आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। और दूसरा थैलोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होगा। तो पूरे थैलोफाइटा के इन्होंने 10 डिवीजन किए, और जो एम्ब्रियोफाइटा था जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट था, इसको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थे, मतलब वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, इसको इन्होंने कहा एट्रेकिएटा। जैसे ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा में आप जानते हैं कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, तो ये कैसे हैं? नॉन वैस्कुलर प्लांट है। और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू थे, यस, इसको इन्होंने कहा ट्रैकियोफाइटा, और इसमें वैस्कुलर प्लांट्स हैं क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को, देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से पूरी तरह से इन्होंने क्लासिफाइड किया। और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्रॉपर ध्यान रखा प्रॉपर तरीके से इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन के बढ़ते हुए क्रम में प्रॉपर इन्होंने क्लासिफाइड किया। जैसे जिस तरीके से थैलोफाइटा को पहले उन्होंने 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया कि एम्ब्रियोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू डिवाइड कर दिया, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है। तो ये जो ओसवाल्ड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन था, बहुत ही एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन बाय द स्टेट माना गया है, और इसे स्टडी और बुक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं बाय द स्टेट ट्राइनोमियल सिस्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, जरा कमेंट करके आप बताएंगे ट्राइनोमियल सिस्टम किसने दिया है। चलिए फिर से फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ट्राइनोमियल सिस्टम की बात करें बाय द स्टेट, तो ट्राइनोमियल सिस्टम यूजिंग यहां पर इस तरीके के सिस्टम में, एक तो आप जानते हैं बाइनोमियल, किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने दिया है, जिसमें हम जीनस और स्पीसीज लिखते हैं जब किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं। ट्राइनोमियल में क्या है कि जब हम किसी का नाम लिखेंगे तो उसमें 3 चीज का यूज करेंगे। यस, उसकी बात मैं करूंगा, ये तीसरी चीज कौन सी नहीं है जीनस और स्पीसीज के अलावा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजिंग 3 वर्ड्स फॉर ए नेम इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है कि जब हम किसी के नेम का निर्धारण करेंगे, किसी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम का निर्धारण करेंगे, तो वहां पर हम उसके नेम में 3 कंपोनेंट्स को शामिल करेंगे। अभी तक जो बाइनोमियल था वहां पर क्या करते थे? जीनस और स्पीसीज को शामिल करते थे। इट वॉज गिवन बाय लैमार्क। ट्राइनोमियल सिस्टम दिया गया है लैमार्क के द्वारा, और इसमें 3 वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से 3 वर्ड्स होते हैं? एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज जो कि कॉमन है, लेकिन जो तीसरा एक नया वर्ड है वो है माय डियर स्टूडेंट सब स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के साथ हम सब स्पीसीज को भी शामिल करेंगे, यस, इन जूलॉजिकल लिटरेचर पे। या हम इसको अगर हम बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं वैरायटी। अगर प्लांट है तो हम बोलेंगे उसकी कौन सी वैरायटी है, यस। और अगर वो एनिमल है तो देखेंगे उसकी स्पीसीज तो है, लेकिन उसकी सब स्पीसीज कौन सी है। तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल सिस्टम, यस। इट इंक्लूड्स जेनेरिक स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम्स, thus it is known as ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए
देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से किस तरीके से ट्राइनोमियल हम यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम में। किसी जैसे सपोज दैट ये कालीफ्लावर है, यस, तो कालीफ्लावर में ब्रासिका क्या है, जीनस है, ओलियरेसिया क्या है, इसकी स्पीसीज है, लेकिन जो बॉट्रिटिस है ये इसकी सब स्पीसीज है। ठीक है, यहां पर देखें ब्रासिका क्या है, इसका जेनेरिक नेम है, ओलियरेसिया क्या है, स्पेसिफिक नेम है, लेकिन जो बॉट्रिटिस है वो क्या है, इसकी वैरायटी है। ब्रासिका, ओलियरेसिया, कालोरेपा। अब देखो इसमें कालोरेपा क्या हो गया, कालोरेपा इसकी वैरायटी हो गई, स्पेसिफिक क्या हो गया, ओलियरेसिया हो गया, और जेनेरिक नेम क्या हो गया, ब्रासिका हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए प्लांट के केस में किस तरीके से हम सब स्पीसीज को भी शामिल कर लेते हैं, और इसे ही माय डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट समझ के सारी चीजें आपको आई होंगी, और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, यस, और कोई भी क्वेरीज है उसके लिए मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता ही चुका हूं, यस, आप डायरेक्ट वहां पर फोन मुझे कर भी सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सी।